नमस्कार, स्वागत है आपका एक मुलाकात में। मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। आज के अंक में हम आपकी खास मुलाकात करवा रहे हैं भारत के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार की वारिस सुप्रिया सुले से। देश की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले मराठा क्षत्रप और भारत सरकार के कृषि मंत्री शरद पवार की इकलौती संतान सुप्रिया सुले इस समय महाराष्ट्र के बारामती से लोकसभा की सांसद हैं। मुंबई के जय हिंद कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई करने वाली सुप्रिया सुले को दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में लंबी रेस का खिलाड़ी माना जाता है और ये अपने पिता की छत्र छाया में आहिस्ता आहिस्ता अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। महज 5 साल के राजनीतिक जीवन में कई विवादों का सामना कर चुकी सुप्रिया जी के जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। स्वागत है आपका सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में कैसे आपका आना हुआ? एक्चुअली कोई प्लान ऐसा नहीं था। मैं परदेश में रहती थी, सीखने भी गई थी। शादी के बाद 10 साल मैं सिंगापुर, जकार्ता और अमेरिका में रही। उसके बाद 2002 में मैं और मेरे पति और मेरे 2 बच्चे हम लोग भारत वापस आए। और उसके बाद मैं जो एजुकेशन का जिला परिषद के जो प्रोग्राम्स है उन्होंने मैं और नोमैडिक ट्राइब जो ट्राइबल स्कूल्स हैं महाराष्ट्र के, उन्हें वहाँ से मेरी काम की पहली शुरुआत हुई। और 3-4 साल लगातार मैं ये ट्राइबल नोमैडिक ट्राइब्स जिनको भटके विमुक्त समाज कहते हैं उनके स्कूलों में काम करती थी, जिला परिषद में प्रोग्राम्स करती थी। और धीरे धीरे हमारी पार्टी में श्री चौहान करके थे, उनकी डेथ हो गई और तब राज्यसभा की सीट पार्टी ने मुझे ऑफ़र की। लेकिन आजकल वंशवाद पर खूब सवाल उठते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि यदि आप किसी राजनीतिक परिवार से नहीं होती तब भी वह शानदार मुकाम हासिल कर लेती जिस पर आज आप हैं? शायद नहीं। मेरे ख्याल से इस फैमिली में मेरा जन्म होना ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और मैं ज़रूर इतना कहूँगी कि कोई भी हमारे जैसे जो बच्चे आज है पॉलिटिक्स में, राजनीति में है, उनको पहला जो एंट्री होती है, एंट्री पॉइंट में बहुत इजीली उनको चांस मिल जाता है। लेकिन एक उसका ड्रॉबैक ऐसा है कि कांस्टेंट कंपैरिजन होती रहती है हमारे जो फैमिली का जो मेंबर उस पॉलिटिक्स में हो कि उन्होंने इतने साल में इतना अचीव किया, हम लोग ने किया नहीं किया, वो भाषण ऐसा करते हैं तो कांस्टेंट कंपैरिजन का प्रेशर तो रहता है। और मेरे ख्याल से पहला इलेक्शन आप अपने फैमिली की वजह से जीत सकते हैं, लेकिन दूसरा तीसरा जो इलेक्शन है इवेंचुअली आपको खुद मेहनत करके जीतना पड़ता है। तो एंट्री पॉइंट ज़रूर मैं मानती हूँ कि एंट्री पॉइंट हमारे जैसे बच्चों के लिए ज़्यादा किसी और कार्यकर्ता से थोड़ा सा इजी होता है। आपके पिताजी शरद पवार जी को मराठा क्षत्रप कहा जाता है, काफ़ी कद्दावर नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। यदि आपकी पार्टी सत्ता में आई महाराष्ट्र में तो क्या आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर जाना चाहेंगी? नहीं, मैं तो दिल्ली में काम करती हूँ। महाराष्ट्र में हमारे पक्ष में बहुत अच्छे लोग पार्टी में हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप है पार्टी में। और पार्टी ने डिसीजन लिया है कि उन्होंने तय किया है कि मैं दिल्ली में काम करूँगी, इधर एमपी बनी रहूँगी। तो मेरे ख्याल से कोई सवाल ही नहीं उठता मुझे महाराष्ट्र में वापस यानी जाने कि अपना का। पूरा ध्यान आप केंद्रीय राजनीति की तरफ केंद्रित करना चाहती हैं? पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसी में काम करना। और मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ देश के सारे सांसद मिलते हैं, बहुत सीखने को पार्लियामेंट में मिलता है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। लेकिन कई बार ऐसी भी चर्चाएं गर्म हो जाती हैं जब आपके पिताजी बयान देते हैं कि उनके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा है कि आप केंद्र में मंत्री बनेंगी। नहीं, ये तो सब स्पेकुलेशन होता रहता है, गॉसिप चलता रहता है, तो मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं रहती क्योंकि मैं तो पहली बार लोकसभा में चुन के आई हूँ। जो बेस है वो तो पक्का होने चाहिए, मंत्री होने की क्या जल्दी है। और मेरे ख्याल से काम, भले आप मंत्री हो सांसद हो, मेरे ख्याल से बारामती के लोगों में मुझे एक बड़ा चांस दिया है। तो मुझे अभी मैं जिस काम में हूँ, जो जिम्मेदारी है, उसमें बहुत खुश हूँ। आपका नाम सुप्रिया है, सुप्रिया का मतलब क्या हुआ? जो सबको अच्छी लगती है वो। सबको अच्छी, सबको प्रिय लगे, लेकिन लगता नहीं ऐसा कि आप सबको प्रिय हैं। आपके राजनीति में आने के बाद कई लोगों को लगता है, खास तौर पर महाराष्ट्र में, कि आप उनके हकों पर डाका डाल रही हैं। जैसे चर्चाएं गर्म हो जाती हैं आपके कजिन अजित पवार जी को लेकर, छगन भुजबल जी को लेकर, या फिर आप आर पाटिल को ले लीजिए। अक्सर मीडिया में भी छपती रहती है कि आप ऊपर से आई, ज़मीन का अनुभव नहीं था, और उनके हकों पर आप डाका डाल रही हैं। तीनों जो आपने नाम लिए, आर पाटिल, मेरे भाई अजीत पवार और भुजबल साहब, ये तीनों मेरे लिए बहुत ही सीनियर है। भुजबल साहब तो मेरे फादर के जनरेशन के हैं, बड़े सीनियर नेता है, तो मेरी और उनकी कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती।
आप आर पाटिल और दादा की बात करें तो दोनों मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कितना भी आप कहे लेकिन एक्सपीरियंस और फील्ड पे जो ज़्यादा काम करता है वो एक्सपीरियंस ही गवर्नेंस में काम आता है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों का मेरे साथ कंपैरिजन करना, मैं उनके सामने बहुत ही छोटी बच्ची हूँ। लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और आपके भाई अजीत पवार से आजकल आपके रिश्ते कैसे हैं? मेरे भाई से पहले से रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, आज भी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। लेकिन अभी जब अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो काफ़ी चर्चाएं गर्म थी कि आर पाटिल और छगन भुजबल जैसे नेताओं को दरकिनार किया गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे पक्ष में, हर पक्ष में बहुत सारे लीडर्स होते हैं, हर एक को अलग अलग चांस दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और सिर्फ डिप्टी सीएम एक ही बनना ये पार्टी का लक्ष्य सबका नहीं होता, सब कार्यकर्ता है हम लोग सब। और पक्ष के लिए, हमारे लिए आर पाटिल और भुजबल साहब ये दो बहुत महत्वपूर्ण और ज्येष्ठ नेता है। आप भुजबल साहब का एक्सपीरियंस देखिए इतने साल का, वो खुद भी डीसीएम रहे हैं महाराष्ट्र के, हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता है, उनका कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र के लिए बहुत बिल्कुल, बड़ा आपने है। बहुत सही बात कही, बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पिछड़ों में भी एक तरह से अच्छी पकड़ है छगन भुजबल जी की भी। यही सवाल है कि अंदर खाने में यही चर्चा होती है कि वंशवाद के चक्कर में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। नहीं, नाइंसाफ़ी हुई नहीं, क्योंकि हर एक आप बयान देखिए, दादा भी डिप्टी सीएम होने के बाद सब अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में। मैं ज़रूर कहूँगी महाराष्ट्र सरकार में सब मिलजुल के कांग्रेस पार्टी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। आप कभी किसी से भी देश में पूछिए, आर पाटिल जी का जो इमेज है एक होम मिनिस्टर के हिसाब से बहुत अच्छा है, बड़ा क्लीन है। जो गवर्नेंस की क्वालिटीज़ भुजबल साहब में है बहुत एक्सम्पलरी है। ये हमारे पक्ष के सब एसेट्स हैं। लेकिन एक जगह चूक हुई, जब 26/11 का हमला हुआ मुंबई पर, बड़ा आतंकवादी हमला था, उस समय आर पाटिल गृह मंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, उस समय उनका रोल बहुत अच्छा नहीं लगा लोगों को। नहीं, तभी शायद यही वजह थी कि इस्तीफा देना पड़ा। हाँ, उन्होंने इस्तीफा मॉरल ग्राउंड्स पे तब दिया था, और जैसा थोड़ा टाइम बदले, अभी आज का अपर आप स्टेटस महाराष्ट्र का देखिए, अभी 1.5 साल से हमारी वहाँ सरकार है कांग्रेस की पार्टी के साथ, और बड़ा अच्छा वहाँ गवर्नेंस हो रहा है, क्राइम रेट नीचे जा रहा है, और माहौल महाराष्ट्र में आज बहुत सबको सिक्योर लगता है। एक सीधा सा सवाल है मेरा, आपकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आपके पिताजी के बाद पार्टी की कमान कौन संभालेगा, आप या फिर अजीत पवार? मेरे ख्याल से इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मेरे भाई या मैं भी संभाल सकते हैं, क्योंकि हम जिस फैमिली से आते हैं, आप आज मेरे फादर की अगर बात करें तो उनका जो लीनिएज, हम लोग बोलते हैं कि यशवंतराव चव्हाण जो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, महाराष्ट्र देश के उप प्रधानमंत्री थे, वाई चव्हाण, यशवंतराव चव्हाण इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर इन द कंट्री, देश में, महाराष्ट्र में बच्चा बच्चा उनको जानता है। और आज उनकी अगर आप वारिस बोले तो मेरे फादर को उनका वारिस समझा जाता है, और मेरे फादर का और वाई चव्हाण का कोई नाता नहीं था, सिर्फ मेरे फादर ने उनको हमेशा गुरु की तरह ट्रीट किया था। तो मेरे ख्याल से पब्लिक लाइफ का जो आप बोलते हैं वारिस है, ऐसा मैं नहीं सोचती। पब्लिक लाइफ जनता डिसाइड करती है कौन किसका वारिस है। अगर आप उनकी प्रॉपर्टी या घर या शेयर ऐसे कोई बात करें तो भैया मैं और मेरे भैया ब्रदर क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फैमिली मैटर है। लेकिन जो पब्लिक लाइफ ने जो मुझे, मेरे फादर को प्यार दिया है इतने सालों से, उनका वारिस कौन होगा, ये वक्त और महाराष्ट्र की, देश की जनता डिसाइड। यही मेरा सवाल था, जो सीधा जवाब मुझे नहीं मिला। यही अफवाहें उड़ती रहती हैं, आपकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से भी बात होती रहती है, उनका भी कहना है कि कौन होगा इस पर संदेह है। इसी को मैं थोड़ा सा एक बार और क्लियर करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि ज़्यादा किसको जगह मिल सकती है, कार्यकर्ताओं के दिल में किसने ज़्यादा जगह बनाई है, आपने या फिर अजीत पवार ने? मेरे ख्याल से हमारे पार्टी में प्रफुल्ल भाई भी सीनियर लीडर है, भुजबल साहब भी है, तारिक भाई है, संगमा जी है। तो आपको क्यों लगता है सिर्फ दादा और मैं ही हो सकते? कार्यकर्ताओं की चर्चाएं ज़्यादातर आप दोनों पर केंद्रित रहती है। ऐसा नहीं, कार्यकर्ताओं से, हमारे पक्ष से मैं आपसे ज़्यादा मिलती हूँ, इतना तो मुझे ज़रूर कह सकती हूँ मैं। तो वक्त ही बताएगा, मेरे ख्याल से जल्दी क्या है। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सुप्रिया सुले जी से यह बातचीत जारी रहेगी। The buzz beyond all the biz in Amchi, Mumbai. The transforming face of Singhara, Chennai.
the changing profile of the city of joy, Kolkata. Keep track of the latest developments in these cities on Metro Scan, Monday to Friday, 6:30 p.m. only on DD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं सांसद सुप्रिया सुले से। अब थोड़ी महिला आरक्षण विधेयक पर बात करेंगे। क्यों नहीं संसद में आखिरकार महिला आरक्षण विधेयक पास हो पा रहा है? कब आखिर संसद में और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को उनका हक मिलेगा? राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी कांग्रेस, हमारी इवन बीजेपी, कल आपने सुषमा जी का बयान भी का पार्लियामेंट में सुना, हमारी सबकी कोशिश है कि ये बिल जल्द से जल्द पारित हो। और हमारी सबकी कोशिश है महिलाओं की कि अगर सबकी सम्मति से हो तो मैसेज ज़्यादा अच्छा जाता है कि हम महिलाओं के लिए सबको कुछ करना है। और हमारी सबकी, अभी आप देखिए 33% का जो आरक्षण पहले आया था वो महाराष्ट्र में पवार साहब जब मुख्यमंत्री थे तभी 93 में आया था। देश में पहली बार आरक्षण महाराष्ट्र ने दिया है महिलाओं को जिला परिषद पंचायत समिति में। उसके बाद ये बिल भी आया है। हमारी सबकी कोशिश है कि एक सम्मति से, कल भी हमने बाकी विधायकों के भी भाषण सुना, किसी का कहना था कि पार्टी में रिजर्वेशन हो, लार्ज रिजर्वेशन ना हो। तो कल प्रणब दाने जी भी उन्होंने उनके भाषण में कहा, जब सुषमा जी बोले कि एक सम्मति से कोई मीटिंग ले ले जल्द से जल्द हर पक्ष का एक लीडर से और कोई सम्मति से कुछ फॉर्मूला निकाल। सुप्रिया जी, देखने में ये आता है कि जब 8 मार्च आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तभी सभी पार्टियों को याद आती है इस खास विधेयक की। सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाते, कोई ठोस पहल नहीं हो पाती। आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से कौन सी ऐसी कोशिश होगी कि बयानबाजी से आगे हटकर हम इस पे सटीक ठोस पहल करें? नहीं, हमारी कोशिश हर टाइम रहती है और मेरे ख्याल से 8 मार्च का जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों ना साल भर बनाए, क्यों एक ही दिन महिला आरक्षण की बात हो। हमारी सबकी कोशिश है कि विधेयक जल्द से जल्द आए, जल्द से जल्द एक सम्मति से पारित हो। और देखिए आप, हमारा इंटेंशन आप नहीं डाउट कर सकते। इसका कारण है कि 33% आरक्षण हम लोग ने जिला परिषद पंचायत समिति किया, अभी यूपीए सरकार ने उसको 50% किया। महाराष्ट्र में भी हम लोग, अभी हमारी इलेक्शन आ रही है जनवरी में जिला परिषद की, उसी में तो 50% हम लोग आरक्षण कर ही रहे। कल सीएम, डीसीएम, जो हमारे आरडीडी मंत्रालय के मिनिस्टर है जयंत पाटिल जी, उन्होंने पहली बार वो फाइल मूव करके मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट की है कि इसे जल्द से जल्द महाराष्ट्र में पारित करें। लेकिन सुप्रिया जी, एक और दिक्कत है। आपने बोला कि 50% आरक्षण जो है पंचायतों में दिया जा रहा है, बड़ा अच्छा कदम है बिल्कुल, लेकिन एक भयावह सच इसका यह भी है कि तमाम राज्यों में पंचायतों में 50% का आरक्षण महिलाओं को है। लेकिन देखने में आता है कि महिलाएं जनप्रतिनिधि हो तो जाती हैं, लेकिन उनके पति या फिर उनके पिता या उनके भाई उनके प्रतिनिधि के नाम पर आगे आकर काम करते हैं और उनको घरों के अंदर रहने देते हैं, चौका चूल्हा करने को। ये परिवर्तन जब तक नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को वाकई में उनका हक मिला। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो टोटली बराबर है। मैं महाराष्ट्र का देखती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में फील्ड में मैं ज़्यादा घूमती हूँ देश से। महाराष्ट्र में असंख्य महिला ऐसी है जो, अगर मैं भी कई क्षेत्र में, गांव में चली जाऊँ, बोलते सरपंच कौन है, तो बोलते सरपंच कहाँ है, ढूंढो। तो कोई महिला होती है तो वो कहीं पीछे बैठी होती है, तो फिर भाषण कौन करेगा गांव की वजह से, तो बोलेंगे नहीं मैं हूँ ना, तो आप कौन है, तो बोलेंगे आप बोल रहे वैसे मेरे पिता है, कि मैं भाई हूँ, कोई देवर हूँ, वही सब काम देखता है। तो बोले उसको क्यों नहीं आप बाहर है? नहीं, उसको कुछ पता नहीं है। उसको पता नहीं है क्योंकि आप उसको सीखने का चांस ही नहीं देते। आजकल विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को 2 मोर्चों पर खूब घेर रही हैं, एक महंगाई और दूसरा भ्रष्टाचार। आपके पिताजी शरद पवार जी 7 साल से पिछले केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं। क्या आप बेकाबू महंगाई के लिए अपने पिताजी को जिम्मेदार मानती हैं? मेरे ख्याल से एक आदमी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। इट्स पूरी गवर्नमेंट उसके लिए जो भी इश्यूज़ है। और वैसे गवर्नमेंट को भी आप नहीं देखते, आप देख सकते हैं महंगाई होनी नहीं चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि नहीं महंगाई हो रही है तो सब ठीक चल रहा है। नहीं, इन्फ्लेशन की चिंता हम सबको है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग। आप इसका ही देखिए, अनियन का जो प्रॉब्लम आज हुआ, क्या हुआ, बहुत बारिश हुई महाराष्ट्र में, गुजरात और ये साइड में, और जहाँ ये अनियन का प्रॉब्लम हुआ, बहुत बारिश हुई, सब ख़त्म हो गया उधर, इसलिए उसका भाव बहुत सारा बढ़ा। और फिर अच्छा क्रॉप आया, आज आप देखेंगे, अब कोई नहीं बात कर रहा है क्योंकि इतना अच्छा क्रॉप आया है 1 महीने के बाद। और आज बेचारा जो आदमी कष्ट करता है, आप हमारे और आपका खाने का देखता है, वो जो फार्मर है उसको ना पैसा मिल रहा है अभी सुप्रिया आने जी, के लिए। जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो आप लेते हैं कि अच्छा उत्पादन हुआ, और महंगाई की बात पर
दोष जो है ग्लोबल वार्मिंग को दिया जाता है। मैं ध्यान दिलाऊंगा, मई 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, मैं आपके संसदीय क्षेत्र बारामती भी गया था और आपके पिताजी के संसदीय क्षेत्र मढ़ा भी गया था। आपके पिताजी दो ही बात कहते थे, शरद पवार जी, कि उनके कार्यकाल में किसानों के कर्जे माफ़ हुए और उनके कार्यकाल में रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन हुआ। मतलब क्रेडिट अगर अच्छा कुछ हुआ तो अपने खाते में, और बुरा हुआ, महंगाई बढ़ी तो हमारे खाते में नहीं। ये विरोधाभास क्यों? नहीं, विरोधाभास ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर आप इसेंशियल कमोडिटीज़ बेसिक जो बोले, उसका भाव कभी भी नहीं बढ़ा है। आज APL BPL का आप देखें, भले गेहूँ हो, चावल हो, इसका प्राइस कभी भी नहीं बढ़ा है। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सांसद सुप्रिया सुले से यह बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं सुप्रिया सुले से। थोड़े IPL विवाद की तरफ बात करेंगे। कुछ समय पहले IPL का विवाद खूब चर्चित रहा। आपके पिताजी का और आपका नाम खूब घसीटा गया कि पुणे की IPL टीम को खरीदने के लिए जिस सिटी कॉरपोरेशन कंपनी ने बोली लगाई, उसमें आपका और आपके पिताजी की भी हिस्सेदारी था। क्या आपको लगता है कि उस विवाद से आपकी छवि को धक्का पहुंचा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ सच्चाई थी नहीं। ऐसे ही एक स्टोरी चलाई थी कई लोगों ने, और आप देखिए ना, उसका कुछ फॉलोअप हुआ ना कुछ हुआ। और इतना करके मैं हमेशा हंसती थी जब लोग मुझे बताते थे, अगर हमें सचमुच में चाहिए थी तो हमको मिलती नहीं वो। लेकिन बिना आग के कहीं धुआं तो उठता नहीं। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र था या कुछ हकीकत है? मैं आपको बताऊं सच कि मैं ज़्यादा फजूल इन बातों में पड़ती नहीं। लेकिन कौन हो सकता है इन सब के पीछे? क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कोई राजनीतिक विरोध था? नहीं, मुझे पता भी नहीं, मैंने पता करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ IPL का और मेरा कुछ संबंध नहीं है। मैं टीम लेके करती क्या उसका, और इस हिसाब से अगर कुछ करना हो तो मैं खुलेआम करती हूँ। उसमें चोरी क्या है? अगर टीम चाहिए होगी तो लीगली बिड करो। आप युवा नेता हैं, क्या आपको विवादों से भी डर लगता है? पब्लिक लाइफ में ये सब झेलना पड़ता है। जैसे अच्छे हैं वैसे कभी ऊपर नीचे बुरे अच्छे दिन आते हैं, तो जैसे ये एंजॉय करो, ये भी एंजॉय करना पड़ता है। एक और विवाद कुछ समय पहले आपके पीछे पड़ गया था, आपकी नागरिकता को लेकर। आपने बताया कि आप 10 साल सिंगापुर, जकार्ता, अमेरिका रहीं। एक महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका देकर आरोप लगाया था कि आपकी दोहरी नागरिकता पर सवाल खड़े किए थे कि आप सिंगापुर की भी नागरिक नहीं। दरअसल विवाद था क्या वह? ये जो लेडी है वो लोकसभा में कॉन्टेस्ट की थी और उनका हारी थी। मैं चुन के आई और वो इलेक्शन में जीत नहीं पाई। उसके बाद उन्होंने एक याचिका दर्ज की कोर्ट में कि मैं सिंगापुर में रहती थी, इससे मेरा ड्यूअल सिटीजनशिप है। कोर्ट केस में चालू है तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बोल नहीं सकती, क्योंकि मैटर इज सब जुडिस राइट नाउ। बट केस चल रहा है और मुझे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो सच्चाई है वो बाहर एक बार तो आ चुकी है हाई कोर्ट में लेकिन क्या क्लैरिफिकेशन आपने सिंगापुर की भी नागरिकता ली थी? अगर ली होती तो मैं इलेक्शन कमीशन को बताती नहीं। यानी कि ये जो आरोप है आपकी नागरिकता को लेकर, यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित है? मैं नहीं कहना चाहती अभी उनको। सच्चाई तो यही है, जैसे आपने बताया कि आपके खिलाफ उस लेडी ने चुनाव लड़ा था। हाँ, चुनाव तो लड़ा था। सच्चाई स्वीकार क्यों नहीं करती आप? क्योंकि मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त है ये सब करने के लिए, तो टाइम बर्बाद करने के लिए वो करती रहती है। अभी मैं क्यों रिएक्ट करूँ? अभी कोई भी कुछ कहे मेरे विरोध में तो मैं सोचती नहीं कि हर चीज़ के लिए रिएक्ट करूँ। आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह सदस्य रहीं, क्या अंतर दिखा इन दोनों जगहों पर आपको? मेरे ख्याल से डिबेट राज्यसभा में बहुत अच्छे होते हैं। लोकसभा में हम लोग क्षेत्र के पॉइंट्स ज़्यादा हर चीज़ में बोलते हैं, मांग करते हैं। राज्यसभा में आपका पहला दिन कैसा रहा? राज्यसभा में मैं यंगेस्ट मेंबर थी और मेरे फादर के सब कलीग्स वहाँ थे, तो मेरे ख्याल से एक बहुत होमली वातावरण था। और तब शेखावत जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे,
तो कुर्सी पे वो बैठते थे जिनको मैं जब से पैदा हुई तब से पहचानती हूँ। तो एक बड़ा घरेलू एटमॉस्फेयर एक्चुअली होता था और मुझे बहुत एनकरेज करते थे कि तुम इसमें कुछ बोलो, सवाल पूछो। तो राज्यसभा में मुझे बहुत एनकरेजमेंट सीनियर सब सांसदों ने दी। अपनी पसंद के बारे में हमें कुछ बताइए। मुझे रीडिंग, ट्रैवलिंग, लोगों से मिलने का बड़ा शौक़ है, नई चीज़ें सीखने का, टेक्नोलॉजी सीखने का, क्योंकि आज दुनिया इतनी छोटी हो गई है। अब टेलीविज़न मीडिया हो या इंफॉर्मेशन हो, इसके कंप्यूटर के कारण सब छोटा होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उसका उपयोग हमारे क्षेत्र, हमारे बच्चे इनके लिए कैसे कन्वर्जन कर सके, मेरे ख्याल से वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट मेरे खुद के लिए है। इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज मुझे अगले 5-10 साल में लगता है, जो हमारे सिर्फ देश के लिए नहीं दुनिया के आगे होगा, हमारे फूड सिक्योरिटी का और पानी का। आपका रोल मॉडल कौन है? मेरे ख्याल से लार्जर लाइफ में शायद मेरे माता पिता ही मेरे रोल मॉडल है कि फ़ाइन बैलेंस, घर का भी देख के, करियर भी करके, सब बैलेंस करके अगर आप खुद का करियर खुद की खुशी के लिए कर सके। नौजवानों को आपका संदेश क्या है? मेरे ख्याल से इस देश के नौजवानों के सामने कंपटीशन, आबादी और अच्छे दर्जे की शिक्षा लेना, ये सबसे बड़ा चैलेंज आज है। स्किल डेवलपमेंट, बच्चे सीखना चाहते हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं होता। ITIs में जाते हैं लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से उन बच्चों ने, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करें। अपना सप्लाई एंड डिमांड जो गैप है एजुकेशन की, वो कैसी कम हो सके, इसमें फोकस करना चाहिए। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि अपने पिताजी के बारे में आपकी राय क्या है, कैसे वे इंसान हैं? जी, वो मेरे पिता है तो मुझे लगेंगे वो तो दुनिया के सबसे अच्छे पिता है, जो है ही वो। और पब्लिक लाइफ में अच्छा बुरा तो सबका चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, DD न्यूज़ से बातचीत की अपना व्यस्त समय निकालने के लिए। तो ये थी सुप्रिया सुले जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। सुप्रिया जी ने अपने 5 साल के राजनीतिक जीवन में अभी अपनी नींव तैयार की है, जिस पर इनको अपनी शानदार इमारत तैयार करनी अभी बाकी है। इनकी इमारत कैसी होगी यह तो आने वाला भविष्य बताएगा। हमारी शुभकामनाएं सुप्रिया जी के साथ हैं। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे ठीक इसी समय देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।